नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा जो कक्षा 10 का चैप्टर 2 है अम्ल, क्षार और लवण। उसमें सेकंड जो हमारा जो वीडियो है, तो वीडियो को देखिए और चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सूचक। तो सूचक क्या है? जो हमें सूचना देते हैं वो क्या कहलाते हैं? सूचक। तो सूचक क्या करते हैं? अम्ल और क्षार की उपस्थिति का, यानी कि अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग व्यवहार करके हमें सूचना देते हैं। तो अम्ल क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम सूचक का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इंडिकेटर या सूचक वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की उपस्थिति की सूचना देते हैं क्या कहलाते हैं? सूचक। इन्हें इंडिकेटर भी कहते हैं। तो सूचक क्या करते हैं? अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो गंधी सूचक किसे कहते हैं? इनको 3 पार्ट में बांटा गया है: गंधी सूचक, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। यानी कि गंधी सूचक, इसके नाम से पता चल रहा, जो गंध बदलकर यानी कि स्मेल चेंज करके हमें सूचना देते हैं। तो वे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, यानी कि अम्लीय और क्षारीय माध्यम में इनकी गंध बदल जाती है, इन्हें गंधी सूचक कहते हैं। जैसे गंधी सूचक में आते हैं कटी हुई प्याज की कली, लौंग का तेल। तो ये क्या है? एक प्रकार के गंधी सूचक के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक सूचक। तो ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचर द्वारा प्राप्त होते हैं, उन सूचक को हम कहते हैं प्राकृतिक सूचक। यानी कि ये वे सूचक होते हैं जो प्रकृति में उपलब्ध होते हैं और अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग व्यवहार करके हमें अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता देते हैं या पता लगाने में हेल्प करते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक सूचक। और प्राकृतिक सूचक जो हैं वो हैं, जैसे हल्दी है, आपने देखा होगा कभी हल्दी हमारे कपड़े पे लग जाती है, तो जब हम साबुन से उसको धोते हैं तो उसका रंग चेंज हो जाता है, लाल हो जाता है उसका कलर। यानी कि ये हल्दी भी प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। लाल पत्ता गोभी, इसका जो जूस है, गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ हैं उनका जो जूस है, एक्सट्रैक्ट है, और पिटूनिया की जो पत्तियाँ हैं यानी कि उनकी पंखुड़ियाँ, उनका जूस, ये भी क्या है? प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं संश्लेषित सूचक, यानी कि वे सूचक जो मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। यानी कि मानव निर्मित सूचक जो अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता लगाने में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं। और इसका उदाहरण है मेथिल ऑरेंज है या फिनोप्थेलिन है। ये क्या है? ये एक प्रकार के संश्लेषित सूचक की श्रेणी में आते हैं। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने पढ़ा सूचक और सूचक के प्रकार। कौन कौन सा सूचक? यानी कि पहला है गंधी सूचक, फिर हमने पढ़ा प्राकृतिक सूचक और फिर हमने पढ़ा संश्लेषित सूचक। अब लिटमस क्या है? तो लिटमस भी एक प्रकार का सूचक है, जो कि लिटमस जो है प्रकृति में जो लाइकेन जो होता है, कवक और शैवाल, उससे प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस एक प्रकार का लिटमस टेस्ट आपने सुना होगा कि अम्ल जो है, अगर नीला लिटमस पत्र हम डालेंगे तो वो लाल रंग कन्वर्ट या लाल रंग में बदल जाता है। तो अम्ल जो है नीले को लाल लिटमस में बदल देते हैं। तो वही लिटमस की हम बात कर रहे हैं। तो लिटमस क्या है? अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लिटमस के बारे में भी देख लेते हैं। ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, लिटमस। तो देखिए, लिटमस की हम बात करते हैं। लिटमस क्या है? तो लिटमस जो है ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। क्या है? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। इसको कवक प्लस शैवाल, जिसको हम सामूहिक रूप से कहते हैं लाइकेन। तो यानी कि लाइकेन के एक्सट्रैक्ट से क्या तैयार किया जाता है? लिटमस। क्या तैयार किया जाता है? लिटमस। और ये प्राकृतिक जो है, इसका प्राकृतिक जो रंग है इसका, अगर हम बात करें तो वो होता है गुलाबी रंग। कैसा रंग होता है? गुलाबी। तो ये लिटमस जो नेचुरली कौन से कलर का होता है? गुलाबी रंग का, पर्पल कलर का। और ये जो कवक और शैवाल का जो मिश्रण है लाइकेन, उससे तैयार किया जाता है। ये भी एक प्रकार का सूचक का उदाहरण है।
अब हम अम्ल और क्षार के कुछ रासायनिक गुणधर्म समझेंगे। तो सबसे पहले अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया से क्या बनता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अम्लों व क्षारों की धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अम्ल और क्षार धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो देखिए, अम्ल जो होते हैं जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो वो बनाते हैं लवण और साथ ही साथ एक गैस रिलीज करते हैं, वो गैस है हाइड्रोजन। तो यानी कि जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, क्या ले लिया H2SO4, और इसकी डाइल्यूट ले लिया हमने यानी कि तनु ले लिया। इसमें हमने जिंक धातु यानी कि Zn के चूर्ण डाल दिए जिंक धातु के। तो यहाँ जो गैस रिलीज होगी वो गैस रिलीज होती है, अगर हम इसको साबुन के गोल में रखेंगे तो यहाँ एक गैस रिलीज होती है, वो गैस है हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन गैस के ऊपर हम जलती हुई मोमबत्ती अगर ले जाएंगे तो क्या होगा, वो पॉप साउंड के साथ, पॉप ध्वनि के साथ जलती है, फटफट की आवाज़ उत्पन्न होती है। तो पहला जो प्रश्न आपका क्लियर हुआ कि अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे हमने अम्ल लिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं, और धातु हमने इसमें लिया, क्या लिया, जिंक। जब दोनों क्रिया करेंगे तो यहाँ बनेगा ZnSO4। क्या बनेगा, ZnSO4। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो इसका जो आपका एग्जाम्पल क्या हुआ, यानी कि जब अम्ल धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। साथ ही साथ यहाँ जैसे हम इसको एक साथ मिलाएंगे तो यहाँ जो नीचे जम जाएगा वो जम जाएगा ZnSO4, और जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाती है। और हाइड्रोजन के ऊपर जब जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो कौन सी साउंड होगी, पॉप ध्वनि। कौन सी ध्वनि, पॉप ध्वनि। पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है कब, जब हाइड्रोजन गैस के ऊपर जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तब। तो यानी कि अम्ल की हमने किसके साथ क्रिया कराई, धातु के साथ। अब हम क्षार की धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप। हम जैसे क्षार ले लेते हैं NaOH, ये हमने क्षार ले लिया, और हम जिंक धातु के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो हमने ले लिया क्षार और इधर ले ली धातु। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा Na2ZnO2, और यहाँ पे भी कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। ये जो है सोडियम जिंकेट बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, जो कि एक प्रकार का क्या है, लवण है। क्या है, एक प्रकार का लवण। इसका मतलब क्या हुआ, क्षार भी, यानी कि क्षार भी धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो यानी कि क्षार भी धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो धातु है वो सभी क्षारों के साथ क्रिया नहीं होती है, ये याद रखना है। धातु
सभी क्षारों के साथ क्रिया नहीं करते हैं। यानी कि जो क्षार जो है कुछ ही धातु के साथ क्रिया करते हैं, जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जिंक धातु के साथ क्रिया करके सोडियम जिंकेट लवण बना रहा है और हाइड्रोजन दे रहा है। तो हमारा जो पहली रिएक्शन हमारी क्लियर होगी कि अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं, साथ ही साथ क्षार जो है वो भी धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन सभी क्षार, ध्यान दीजिए, सभी क्षार जो हैं वो धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन नहीं देते हैं, सभी नहीं देते हैं, कुछ ही देते हैं। जैसे NaOH ने दिया ऐसे सभी क्षार। तो पहली रिएक्शन हमारी क्लियर हुई, अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। अब हम दूसरा जो रिएक्शन है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम देखेंगे। वो क्या है? वो है अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। दूसरी अभिक्रिया है अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई अम्ल जो होता है किसी भी क्षार के साथ क्रिया करता है तो वो बनाता है लवण तथा जल का निर्माण करता है। सिंपल सा उदाहरण हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार में हम ले लेते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे जो बनेगा वो बनेगा NaCl यानी कि लवण बन रहा है, और जल यानी कि H2O बन रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब अम्ल किसी क्षार के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है या अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जितने भी अम्ल होते हैं क्षार के साथ क्रिया करेंगे तो एक बनेगा लवण, दूसरा बनेगा जल। तो अम्ल जब क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, NaCl लवण है और H2O क्या है? जल। तो अम्ल, क्षार, लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसको नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे कि आगे की जो तीसरी जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है। तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अम्लों की धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया या इनके साथ अभिक्रिया। तो देखिए कोई भी धातु है, मान ले जाए मेटल है, उसके साथ CO3 जुड़ रहा है तो वो है धातु का कार्बोनेट। अगर मेटल के साथ HCO3 जुड़ रहा है तो वो उसका हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो यानी कि मेटल कोई भी धातु है, धातु क्या हो सकती है? जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, या लेड है, या कापर है, सिल्वर है, या गोल्ड है, या जो भी अनेक सारी धातुएं हैं उनमें से कोई सी भी धातु हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम धातु कार्बोनेट लेंगे। जैसे मैंने ले लिया Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट,
इसके साथ हम अम्ल लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या बनेगा देखिए, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल बराबर बन जाएगा यहाँ पे 2NaCl, यानी कि लवण बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ 2H और 1H, यहाँ बनेगा एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा बनेगा H2O। यानी कि धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करते हैं। अब धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने ले लिया, मान लीजिए NaHCO3, इसके साथ हम अम्ल की यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो देखिए यहाँ बनेगा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो कि लवण है, और इसका H और इसका H H2O बना लेगा और इस यहाँ से CO2 अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ देखिए हमने क्या देखा कि धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्लों के साथ या अम्लों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो लवण, एक तो लवण बन रहा है कार्बन डाई ऑक्साइड जो कि एक गैस है, व जल का निर्माण करते हैं। तो कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि धातु के जो कार्बोनेट है, ये है धातु के कार्बोनेट, ये यहाँ पे मेटल है कार्बोनेट, तो यानी धातु का कार्बोनेट, और ये भी धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब भी अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बना रहे हैं, लवण, यानी कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, अम्लों के साथ। तो क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं